बेसिक फार्मूलाज पढ़ लिए थे। रेडियंस के अंदर हमारे पास एक ही फार्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज़ L इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी रिवाइज फ्रॉम द ओ लेवल्स कंटेंट। आज इसी फिर चैप्टर को एक ही फार्मूला और बच जाता है इस चैप्टर में, विच इज़ एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो वो आपके पास अगेन व्हेन द एंगल इज इन रेडियंस, तो फिर बस भी आवाज़ ना है, व्हेन द एंगल इज इन रेडियंस, तो फिर आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर, कल सेक्टर ये मैंने बनाया था ना, इसका जो एरिया है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा, ये याद रखिएगा कि थीटा रेडियंस में होगा। यहाँ कल तो फॉर्मूला अगर थीटा डिग्रीज में था तो थीटा ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर था। तो आज क्या होगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। थीटा आपने रेडियंस में डालना है यहाँ पे स्ट्रेट अवे, और आर इज द रेडियंस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस भाई सेटल्ड, रेडियंस में होना चाहिए, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इज सेड दैट फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस उसका है जी 9 सेंटीमीटर एंड एंगल π/6 रेडियंस। Give your answer in terms of pi। इसका क्या हमारे पास आंसर के अंदर पाई लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, we'll use the formula because we're having radius here and theta here, और थीटा किस में है हमारे पास, रेडियंस के अंदर। तो आपके पास क्या होगा, a is equals to 1/2 आर स्क्वायर, थीटा क्या था π/6, आर वॉज 9 एंड थीटा था π/6। अब ये आपके पास आ जाएगा 81 क्या हो जाएगा 2 इंटू π/6, सो यू विल बी हैविंग 81/12, 8 और 9 ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, ऐसे चले यानी 27/4 और 7 पाया। दिस विल बी योर आंसर, मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर जो यहाँ पे आएगा दैट विल बी 27/4 पाई। पाई इज अगेन 3.14 वाला चीज़, राइट? इज इट क्लियर? वी सेड दैट यू डोंट नीड टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ पाई, यू नीड टू गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। सो स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूशन, इसमें आज सच कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े से ज़रा अगेन जो कल की तरह थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। दिस इज़ अ सेगमेंट कॉर्ड, और ये आपके पास सेंटर का पॉइंट है। ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, दिस विल बी 6 सेंटीमीटर एज वेल। दोनों रेडियस हैं 1.2 रेडियंस, एंगल है ये ए और बी है। सबसे पहले उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB, ये O है यहाँ पे। AOB में जो हमारे पास बन रहा होगा, हंसना मैडम, रखते हैं इसे अभी नीचे ज़रा प्लीज़। AOB जो है वो सेक्टर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला होगा सारा, यही है ना? इज़ इट फाइन? दिस इज़ द होल सेक्टर। सो इसका अब क्या, हमें एरिया एंगल रेडियन में है, तो हमारे पास फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आर भी गिवन है विच इज़ 6, और थीटा भी गिवन है विच इज़ 1.2, रेडियंस के अंदर है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.2, दैट इज़ 18 इंटू 1.2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी एरिया हो, करेक्ट? सो यू नीड टू बी केयरफुल, आपके पास एंगल रेडियंस में है, डिग्रीज में है, उस हिसाब से आप लोग करेंगे। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? जनरल सब्स्टिट्यूशन हो रही है।
सेकेंड पार्ट में उसने कहा है कि यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हमने एरिया निकालना है ट्रायंगल का AOB, ट्रायंगल AOB। ज़रा गौर से देखिएगा, दिस इज़ द ट्रायंगल AOB। नज़र आ रहा है ना आपको पर्पलिश में जो बना हुआ है। अब कल मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फार्मूला है अगर परपेंडिकुलर हाइट ना गिवन हो। 1/2 दो साइड्स की लेंथ जो अवेलेबल है और जो भी दो साइड आप पिक कर रहे हैं उनके साइन का मतलब एंगल जो है उसका साइन आपने लेना है इंक्लूडेड। फार्मूला होगा मैं A इंटू बी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल में से C कह देता हूँ। अभी जर्नल अपनी वर्ड्स में लिख रहा हूँ यहाँ। सो 1/2 आपके पास 6 था, दूसरी भी लेंथ 6 थी और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या था 1.2। तो ये आ जाएगा 3 6 18 साइन 1.2। ना ये अब आप सॉल्व करेंगे तो आपके एंगल्स ऊपर मैंने कल भी कहा था कैलकुलेटर कैलिब्रेट होने चाहिए रेडियंस के अंदर। समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी इसमें आपको कैलकुलेटर बताएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है जी एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट। शेड करता हूँ मैं ज़रा, उसका एरिया में निकालना है। शेड जो है ना बेसिकली आपका ये वाला पार्ट हुआ है सारा, ठीक है। दिस इज़ ऑल शेडेड। सो कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। बड़ा आसान है यहाँ पे इस शेडेड रीजन को पकड़ना। सेमी सर्कल नो, सेगमेंट है ये। एरिया ऑफ द होल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यही दोनों चीज़ें निकाली है ना। पूरे के पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रही है? सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आया था 18 इंटू 1.2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आया था 18 साइन 1.2। ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे, दैट विल गिव यू द आंसर। किस चीज़ का आंसर आएगा? एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। समझिए? वाओ, Q E O ये 4 है तो ये भी ये सेक्टर बना हुआ है ना, दिस वन। सो इफ दिस इज 4 दिस मस्ट बी 4 एज वेल। दिस इज X। अच्छा जी, एनीथिंग एल्स? ये जो QX और QP है ये टेंजेंट है सर्कल में, ठीक है। टेंजेंट कौन सी लाइन होती है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल ना, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे एक पॉइंट के ऊपर। समझ में आई? दैट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। अब उसने कहा है कि ये जो QX लाइन है ये टेंजेंट है इस सर्कल में, जो सर्कल का छोटा सा पार्ट हमें नज़र आ रहा है ना, इस पे टेंजेंट है। इसी तरह PX भी जो है वो क्या है? टेंजेंट है सर्कल पे एट पॉइंट P। मतलब सर्कल जा रहा होगा, इसको सिर्फ ये उसी पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। इज इट क्लियर? देखिए मैं जनरल आपको थोड़ा सा ज़रा पूरा सर्कल बना के बताता हूँ। ये सर्कल था ना, तो एक टेंजेंट यूँ गुजर रहा है और दूसरा टेंजेंट यूँ गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है P और इधर क्या है? Q। अब समझ में आ गई बात? हमें सिर्फ जो पोर्शन दिखाया हुआ है वो उन्होंने दिखाया हुआ है ये वाला। हमारे पास जो पोर्शन है वो सिर्फ ये वाला विजिबल है। क्लियर होगी? ये इसने सारी चीज़ की। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ उधर। अच्छा, अब क्या किया जाए जी? यहाँ तक तो हो गया काम। बताया हुआ है, उससे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है जी हमारे पास, इट सेज दैट फाइंड द एंगल POQ इन रेडियंस। बस भाई, फाइंड द एंगल इन रेडियंस। ये जो हमारे पास एंगल है ये वाला, ये चाहिए हमें जी।
थीटा रेडियंस के अंदर। द डायग्राम शो अ सेक्टर दिस वन ऑफ द सेंटर विद रेडियस एफ द लेंथ। हाँ, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है P से Q ये गिवन है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दें स्ट्रेट अवे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास कल? L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L क्या आ गया 7, R क्या है हमारे पास 4 इंटू थीटा, तो 7/4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी और ये 7/4 रेडियंस के अंदर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबली उस थीटा पे है जो रेडियंस के अंदर। बात समझ में आ गई जी? रेडियंस के अंदर क्लियर हो गई बात? तो मसला अब नेक्स्ट आपके पास आएगा द लेंथ ऑफ px। लेंथ हमने निकालनी है px की, ये वाली लेंथ। क्या किया जाए जी px की लेंथ के लिए? या अल्लाह, मैट्रिक वालों ने वो भी नहीं पढ़ा हुआ ना यार। ये सर्कल की प्रॉपर्टीज़ आपको याद है कुछ? एक मिनट ज़रा मुझे यहाँ बनाने दें। अगर ये वाली सेंटर वाली लाइन जाके इस वाले सेंटर वाले पॉइंट से लगे तो क्या प्रॉपर्टी होती थी? एंगल बाइसेक्ट होते थे यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 60, और ऊपर भी क्या हो जाएगा 60। यही बात थी ना। और क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज? नीचे वाली की क्या हो? नहीं, वो रेडियंस का हमने पढ़ा था, वो तो रेडियंस को हमने समझने के लिए किया था। दूसरी बात, एक और प्रॉपर्टी भी है, ये आप लोग साथ साथ थोड़ा ज़रा देखते रहिएगा। एक तो बात ये कि मैं जनरल प्रॉपर्टी यहाँ लिखता हूँ जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं। देखें, अगर दो टेंजेंट्स लग रही हैं ना किसी भी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, तो सेंटर के अंदर जो पॉइंट होगा, मतलब ये इस तरह जुड़ा हुआ था ना सेंटर के पॉइंट से, अगर इससे मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँ ना यहाँ पे, तो ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट होता है और ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट होता है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। गॉट इट? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? रेडियस। हाँ जी जी, वही बता रहा हूँ। रेडियस एंड टेंजेंट जहाँ पे मिल रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। रेडियस कहाँ पे? ये था ना रेडियस, और टेंजेंट ये यहाँ पे, इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री का। ये भी प्रॉपर्टी है सर। रेडियस एंड टेंजेंट जहाँ पे मिलेंगे दे मेक 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी परपेंडिकुलर, या आप लिखें कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये वाला एंगल भी कितने का बनता है? 90 का। ये वाला भी कितने का बनेगा? 90 का। गॉट इट? दोनों रेडियस और टेंजेंट से टच हो रहे हैं ना। अब ज़रा आप यहाँ पे आएँ, जो हमारे पास मेन चीज़ है, हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 का बनेगा ना, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट टच हो रहे हैं। दूसरी बात, ये एंगल हमारे पास कितना आया हुआ था? 7/4। उसको आधा करें तो 7/8 बन जाएगा। 7/4 को आप आधा करें तो दैट विल बी 7/8। इज इट फाइन? दोनों प्रॉपर्टी सर्कल की यहाँ यूज़ किए तो तब आया। 7/8 ये एंगल है, 90 डिग्री ये है। 90 के सामने क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये लेंथ ऑफ द आर्क है हमारे पास। आप बेस है हमारे पास अवेलेबल। इज इट फाइन? बेस जहाँ पे 90 और एंगल होता है वो क्या होता है? बेस। अब यहाँ पे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग प्रॉपरली अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ना। ये चीज़ें कहाँ अप्लाई होती थी? राइट एंगल ट्राइंगल में। सो अब देखें जी क्या होगा आपके पास। मैं एक ट्राइंगल, ये जो हमारे पास ऊपर सारी वर्किंग हुई हुई है, इसको ज़रा मैं सेपरेटली बनाता हूँ। ये थी हमारे पास लाइन, कुछ इस तरह से जा रहा था, और ये दिस वॉज 90, दिस वॉज 7/8, और ये क्या था? 4। अब देखें जी, ये वाली एंगल के सामने कौन सी लेंथ होती है? ऑपोजिट और परपेंडिकुलर, दोनों वर्ड्स हैं इसके। ऑपोजिट एडजेसेंट वाली भी टर्मिनोलॉजी है और ये वाली। सो क्या होगा हमारे पास? विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी नीड टू यूज? टेंजेंट ऑब्वियसली, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर चाहिए, बेस है हमारे पास, तो क्या होगा? टेंजेंट ऑफ 7/8, P क्या है हमारे पास? निकालना है, और B क्या है? 4।
ना 4 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दें, टेंजेंट 7/8, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ p। निकालें जी क्या होगा इसका आंसर। फोर 4.79। अच्छा चलिए ठीक है जी। सो वी गॉट द लेंथ ऑफ दिस होल थिंग, जो px उसने बोला था वो कितना आ रहा है 4.78। याद रखिएगा आपका एंगल जो है ना वो रेडियन में होना चाहिए, तभी आएगा आंसर। सो दैट विल बी 4.78। अच्छा अब नेक्स्ट इसने कहा हुआ है एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। मैं शेड करता हूँ पहले। ये आपके पास पूरा रीजन शेड हुआ हुआ है, इसका एरिया निकालना है। क्या कर सकते हैं, दोनों एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करें। वेरी गुड। आपके पास नीचे और ऊपर दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। मैथ्स के अंदर जो शेप्स बिल्कुल एक जैसी होती हैं साइज में भी और शेप में भी, उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर एक ट्राइंगल का एरिया आ जाए, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा ना। अब उसमें से कौन सी चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर को। तो वर्किंग करते हैं जी। यहाँ पे ट्राइंगल परपेंडिकुलर हाइट गिवन है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो क्या होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, वो क्या बनेगी हमारे पास 4.78। इसको क्या करना है हमने, डबल, ताकि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ जाए। तो ये हाफ तो चीज़ कट जाएगी। 4 × 4.8 करें, देखें क्या आ रहा है 4.78। फोर इंटू 4.78 करना है मैडम, मैं अपने मोबाइल से कर लेता हूँ। 19.12। ये क्या आया, एरिया ऑफ द होल जो आपके पास शेप बनी हुई है। अब उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है जब एंगल रेडियंस में होता है, 1/2 r² थीटा। तो 1/2 r की वैल्यू थी हमारे पास 4 का स्क्वायर, और साथ थीटा क्या था हमारे पास 7/3, पता नहीं क्या था यार, मुझे याद नहीं, 7/8। तो 7/8 को हमने आधा करके भी 7/8 रखा हुआ, 7/4 निकाले जी। ये क्या आ रहा है हमारे पास 4 और ये कैंसिल होगा 40। अब क्या करेंगे जी, 19.12 में से माइनस करा दें आप 14। 5.1। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इज इट फाइन? कोई मसला? जी समराइज किस वाले उसको करूं, इस थर्ड पार्ट को। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और माइनस कर देना। ये समरी है इसकी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन है, बेस भी गिवन है। 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर, दोनों का शेप आ जाएगी, पूरी की पूरी शेप का एरिया। एरिया ऑफ द सेक्टर से माइनस करा। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा करें इसे सॉल्व। π/3 का हमारे पास है ये, दिस इज़ 8। ओके यार इंतहाई फारिग मैंने बनाई है बस।
ओके जी, आपने मुझे इस जगह का एरिया निकाल के बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखें जी, अप्रोच ये थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अगर ये काम करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा? यस, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर की लेंथ। समझ में आई? जो ये वाली लेंथ है, ऑपोजिट जिसे कहते हैं। सो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हियर, वी आर हैविंग अ बेस और हमारे पास कॉस नहीं लगेगा, टेंजेंट लगेगा। बेस है और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है भाई? हाइपोटेन्यूज में चाहिए ना, परपेंडिकुलर चाहिए। हाइपोटेन्यूज 90 के साथ में हाइपोटेन्यूज ये वाला चाहिए भाई, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है। सो यहाँ पे आपके पास लगेगा टेंजेंट, आपके पास टेंजेंट होगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 3 बेस 8 है क्या? x बाई 8 आ जाएगा, 8 को वहाँ मल्टीप्लाई करवाएं, टेंजेंट पाई बाय 3, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको ज़रा बताएं क्या आ रहा है आंसर इसका? 8 इंटू टेंजेंट पाई बाय 3। कोई सॉल्व करे या मैं खुद करूं? ये मुझे बता दें कैलकुलेशन क्या है। 13 पॉइंट। ओके, so we got in a triangle we got a base and a perpendicular height, so I'll use the formula for the area of triangle। वो क्या होगा? 1/2 base into perpendicular height which was 13.85। इसको करें ज़रा मल्टीप्लाई। अब 4 इंटू 13.85, ये कितना आ रहा है? 13.85, 55.4। नाउ दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर उसका मसला ही नहीं होना चाहिए। 1/2 r स्क्वायर थीटा, so that'll be 64 pi, 2 3s are 6। सो 64 पाई बाय 6 कितना बनेगा जी? ये इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर दें आप, नहीं बल्कि हाँ पीछे पाई भी हमने रगड़ दी है। आप दें प्रॉपर डेसिमल में दें आंसर। 33 पॉइंट नहीं, गलत है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेक्टर कितना? हाँ सही है, सही है, इट्स ओके। मैं असल में इसको देख रहा था, एरिया ये है हमारे पास। ठीक है, 33.49। अच्छा जी, अब इन दोनों को आप माइनस करते हैं। 55.4 माइनस 33.49, तो क्या आंसर आ रहा है? 21 पॉइंट। तो ये आंसर होगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इतनी सी बात थी इसमें, क्या मुझे बताएं मसाइल थे? इसमें देखें जी, कोई इशू है तो मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। में आते हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। नाउ द थिंग इज वी आर नॉट हैविंग एनी नंबर, आपके पास सीधा सीधा इन टर्म्स ऑफ रेडियस बात हो रही है। ठीक है, इवन वी आर नॉट हैविंग एनी सिंगल एंगल।
अब हमारे पास क्या होगा, देखें पैरामीटर ऑफ द शेडेड सेगमेंट क्या बनेगा, लाइक शेडेड रीजन है, सेगमेंट कहाँ से आ गया भाई, शेडेड रीजन, ये आपको रीजन नज़र आ रहा है जो शेडेड है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि टू फाइंड आउट द पैरामीटर हम लोग क्या काम करते हैं, कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं और फिर उसमें वॉक करना स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच गए, इसकी लेंथ, फिर F से E की लेंथ और फिर लेंथ ऑफ द आर्क, ये तीनों लेंथ्स हमने ऐड करनी है तो हमें क्या मिलेगा, पैरामीटर। यही बात है ना। तो अगर आप क्या किया जा सकता है जी, उसने कोई रेडियस द लाइन GF इज टेंजेंट टू द सर्कल एट G एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ OF। ओके, E जो है ना वो भी यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि O से F तक का मिड पॉइंट है। आप यही कंसिडर करें कि O से E का जो डिस्टेंस है वो E से F तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये अगर R है O से G तक, तो O से E तक भी R होगा, यही बात है ना, क्योंकि सेक्टर आपका रेडियस चल रहा है पूरा, और अगर E मिड पॉइंट है तो फिर ये वाली लेंथ भी क्या होगी, R। बात समझ में आई है। उसने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, E इज़ द मिड पॉइंट, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OF। यस, क्लियर होगी ना बात। सबसे पहली चीज़ ये समझने वाली है कि O से E R होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये वाला भी क्या होगा, रेडियस। आगे सर्कल की कर्व चल रही है ना। अब आप ज़रा जनरल देखें कि ये वाला टारगेट तो आ गया मेरे पास, दिस वाज R, जो F से E तक का था। मसला आएगा लेंथ ऑफ द आर्क निकालने में और ये वाली लेंथ में। तो सबसे पहले नीचे वाली लेंथ को देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमारे पास पाइथागोरस ब्रो गए थे, उन्होंने एक फार्मूला दे दिया था मरने से पहले कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है किसके इक्विवेलेंट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये मैट्रिक वालों ने तो पढ़ा होगा यार, एटलीस्ट पढ़ा हुआ है ना। तो उसने ये कहा था हाइपोटेन्यूज लैंग्वेज ही राइट एंगल ट्रायंगल की है। आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो वहाँ हाइपोटेन्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करता, यही बात है ना। तो पाइथागोरस की सारी वर्किंग राइट एंगल ट्रायंगल पे थी। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज कौन सा बन रहा है आपके पास, 90 के सामने वाला। तो ये क्या लेंथ बन रही है टोटल, 2R। तो यहाँ पे आप लिखें 2R का होल स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर का कोई मसला नहीं है यहाँ, एंगल विजिबल नहीं है, यू कैन टेक एनी वन एज अ बेस। बेस को मैं R रख लेता हूँ और P मुझे अब निकालना है, यही बात है। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर करें, क्या होगा, 4R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर। R स्क्वायर यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, 3R स्क्वायर, यही बात है ना। अब आई नीड P नॉट P, आई नीड अ P नॉट P स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो अब आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 और R बाहर आ जाएगा स्क्वायर काट के। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब याद रखिएगा अंडर रूट तो हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो इसमें मैं क्यों प्लस ले रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेंथ्स है। लेंथ्स हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सी लेंथ आ गई P की, जो G से लेके F तक है, वो कौन सी आएगी जी, अंडर रूट ऑफ 3R। इज इट क्लियर। अब गेम रहेगी सिर्फ एक ही, कौन सी, लेंथ ऑफ द आर्क में। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला जब मैंने लिखा तो वो होता है L इज इक्वल्स टू R थीटा। थीटा तो है ही नहीं मेरे पास, ये वाला थीटा चाहिए हर सूरत। तो कोई बात नहीं, मेरे पास सारों की लेंथ्स अवेलेबल है। तो आप कोई भी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर में से कोई भी चूज़ कर लें। लाइक आई एम चूजिंग साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा ये थीटा है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर क्या था मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 3R। ये बात समझ में आ रही है ना। एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, 2R। यही बात है ना। कोई चीज़ ना समझ आई तो मुझे बताना है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2R। तो ये R और R कैंसिल करें। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 3/2। निकालेंगे, क्या आ रहा है आंसर आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2। सो x का आंसर क्या आएगा, π/3। अब ये जो हमारे पास एंगल है ये क्या बनेगा, π/3 इन रेडियंस। डालें जी इसमें। अब L इज इक्वल्स टू R क्या है हमारे पास, R ही है, और थीटा क्या था, π/3।
समझ में आ गई बात? सो वी हैव टू गिव द एग्जैक्ट वैल्यू इंस्टेड ऑफ 1.0। वो ठीक है उनका आंसर, लेकिन आप अभी एग्जैक्ट उसमें चल रहे हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि वो राउंड ऑफ करके आप लिख रहे हैं ना। तो आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई जी? पाई आर बाय 3। अब ज़रा पेरीमीटर पे ऐड अप करते हैं ज़रा ये सारे जो येलोइश पार्ट थे हमारे पास। जी से एफ आपके पास √3r बन रहा था, प्लस एफ से ई आपके पास r बन रहा था, प्लस लेंथ ऑफ द आर्क आपके पास बन रही थी r इंटू पाई बाय 3। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? ये सारा पैरामीटर है। आप देखें जी r कॉमन लिया जा सकता है ना, तीनों के पास r है, लिया जा सकता है कॉमन। तो r अगर आप कॉमन लें तो क्या रह जाएगा आपके पास? √3 + 1 + पाई बाय 3। अब आप अपना फेस देखें जी, क्या हमने मैच करना था इसे? उसने कहा था कि आप p शो करवाएं, p होना चाहिए r/3, 3 + 3 √3 + पाई। तो अभी मेरे आंसर और इसमें क्या फ़र्क है? ये मेरा आंसर आया है और उसने कहा मुझे ये चीज़ ला के बताएं। हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। मैथ्स के अंदर कोई अपनी तरफ से तो नहीं चीज़ कर सकता ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी इक्वेशन को, ये जो ऊपर आई है, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। देखें जी, सो 3/3 इंटू ये जो पूरी हमारे पास इक्वेशन है r √3 + 1 + पाई बाय 3। अब क्या होगा? नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला जो 3 है ना डिवाइड वाला, उसको सिर्फ r के साथ आप डिवाइड करें। जो ऊपर वाला 3 है ना, उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि शक्ल वो वाली आए। हमने ये वाला खाली 3 से, देखें मेरी बात सुने, कभी भी आप प्लीज़ लिसन, मैथ्स के अंदर अपनी तरफ से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मेरा दिल कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे उसका कन्वर्स भी वहाँ देना पड़ेगा, इन्वर्स देना पड़ेगा। क्या मतलब? 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? ये 3/3 क्या होता है? 1। तो 1 से तो आप मल्टीप्लाई जो मर्जी करें। समझ में आई बात? अब ये जो 3 है इसको मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और जो नीचे वाला 3 है सिर्फ वो यहाँ पे रहेगा, और ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम। r/3 क्या होगा? 3 √3 + 3 + पाई। अब देखें जी, बिल्कुल फेस सेम हो गया ना? समझ में आ गई बात? सो दिस इज हाउ यू नीड टू मोल्ड योर आंसर, उस आंसर के जो उसने कहा है शो करवाएं। इज इट फाइन? नेक्स्ट चलते हैं, एरिया उसने कहा है जी, शो दैट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वो आना चाहिए r²/6 3 √3 - पाई। ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकलेगा बताएं जी? 3 दफ़ा हम ये नारे मार चुके हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा खूबसूरत सा लिख लेता हूँ मैं, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस क्या थी मेरे पास? r, परपेंडिकुलर हाइट क्या थी? नहीं, परपेंडिकुलर हमने निकालना है, वो क्या था? √3r। ये देख लेना ऊपर, ये वाली चीज़, परपेंडिकुलर हाइट यही वाली बनेगी। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को सारों को? ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, 1/2 r² थीटा। थीटा क्या था? π/3। चलें जी, अब बिस्मिल्लाह करें। अब ये हमने सारी वर्किंग करनी है और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि आखिर में जो हमारा फेस है आंसर का वो ये बने। क्या किया जा सकता है? पहले हम r किसको? जी सेम क्वेश्चन है, उसके आगे उसने एरिया का कहा है। r²/2 कॉमन लिया है मैंने। ठीक है, ओ भाई इधर देखें, r²/2 कॉमन लिया है तो यहाँ √3 रह जाएगा माइनस π/3। अच्छा जी, क्या किया जाए? अब ये क्या लिखा हुआ है मैंने? 6 लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह। ठीक है जी,
अब 6 बनाने के लिए क्या किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाई बाय 3। बहुत लेवल की बात की है मैडम ने। तो अब मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करेंगे तो हमें हाँ डिवाइड भी, मतलब आप 3/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 3 2 सा क्या हो जाएगा, नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आ जाएगा, r²/6। अब इस 3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 3/√3 - पाई। देखें जी, ये अब एग्ज़ाम के अंदर आपका ये बन जाए तो पूरे मार्क्स। कितने मार्क्स है?